नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे 2 दिन शेष केदारनाथ विशेष। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए बस कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। वहीं केदारनाथ में प्रचार प्रसार के शोर पर विराम लग गया है। केदारनाथ में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन तमाम प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जनता को अपने पाले में लाने के लिए लगाई है। हालांकि भाजपा कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत दोनों ही प्रत्याशी केदारनाथ के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में चुनावी लड़ाई काफी कांटे की टक्कर की होने जा रही है। वहीं दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं और इसी बीच भाजपा ने कांग्रेस पर केदारनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस केदारनाथ में हिंदुत्व का विरोध कर रही है, यात्रा को बाधित करने की साजिश कर रही है। ऐसे में जनता उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने जा रही है। बता दें कि कांग्रेस दल में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास, मंदिर से सोना चोरी होने के साथ ही यात्रा की बदहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही है और जिसको भाजपा हिंदुत्व के विरोध में बता रही है। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को न उठाकर धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रही है। इसी बीच चोपता में भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में पकड़ी गई शराब ने सियासी पारी को बढ़ा दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की गाड़ी में शराब रखकर हंगामा किया, जिसकी शिकायत भी भाजपा ने की है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जिस घड़ी का इंतजार था वो मतदान की घड़ी नजदीक आ गई है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक तमाम राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने जनता का अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उत्तराखंड क्रांति दल से डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रूढ़िया हैं। बीते कई माह से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहिए। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना। पुरुष भी चाहते हैं, महिला, और एक ढकोसला किया इन्होंने। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका असर महिलाओं के मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए महिलाएं उठ करके खड़ी हुई है। इस बार वो भाजपा को दंडित करके उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि खबरदार, तुम गलत चल रहे हो, सुधरो, नहीं तो जो आज केदारनाथ में तुमको पलटा है तुमको सारे देश में पलटा। रावत के टाइम पे हाँ, भाजपा तो बिल्कुल झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 2022 में उन्होंने झूठ बोला, आज फिर झूठ बोल रहे हैं। और मैंने भी चुनौती दे करके कहा कि झूठ कहना किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को कानूनन जुर्म है। तुम मेरे ऊपर मुकदमा करो। मैंने कहा मुकदमा करो। मैंने तो उनसे कहा अपने बाप के बेटे हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करो। ये परिस्थितियां बड़ी अनुकूल है। आज प्रचार का कार्य समाप्त हो गया और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता 2-3 दिन पहले ही केदारनाथ छोड़ के चले गए, काफ़ी लोगों की सूचना मेरे पास है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो सरेंडर कर चुके हैं। उनको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से यहाँ पर जीतने जा रही है और मेरा भी ये मानना है कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। देखिए, केदारनाथ चुनाव में मैं खुद भी स्वयं भी जो है वहाँ पे प्रचार पर गया था और हमारे सभी शीर्ष नेता हों या जूनियर हों, सभी लगातार वहाँ पे जो है जा रहे हैं और प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने देखा वहाँ पे जो है लोगों का उत्साह है। इस बार सब कांग्रेस और बीजेपी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं
क्योंकि दोनों में से किसी ने काम नहीं किया। बीजेपी ने तो वहाँ के जो है सभी आप पूरे वहीं पे उत्तराखंड में देखिए, सारे ठेकेदार बाहर के हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में नौकरी बाहर वालों को दी जा रही है, और जो वहाँ के लोग जो बद्रीनाथ के लोग हैं, जो जिनका यात्री सीजन से ही काम चलता था, उसके रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। मतलब आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कुल 90,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 20 नवंबर को मतदान जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस बीच चोपता में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में पकड़ी गई शराब ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की गाड़ी में शराब रखकर हंगामा किया, जिसकी शिकायत भी भाजपा ने की है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया है। मैं तो भाजपा से ये कहना चाहूंगी कि आप किस मुंह को लेकर आप यहाँ हमारे केदारनाथ विधानसभा में आप वोट मांगने आ रहे हैं। यहाँ के बड़े बड़े नेता जो है वो किस उससे हमारे केदारनाथ विधानसभा में वोट मांग रहे हैं। जो हमारे ग्राम में छोटा सा रामलेट है, यहाँ पर पानी और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। आप रोड देख सकते हैं, रोडों का क्या हाल हो रखा है। हमको तो पता नहीं चला कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, इनका कुछ नहीं है। और सबसे पहले हमारा वो है क्या, पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना है। अगर किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाए तो उसको सीधे उखीमठ में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ज्यादा वो नहीं है। कांग्रेस के साथ हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं। और कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि बीजेपी में कई देख लिए होंगे, सभी जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जैसे कि केदारनाथ जो यहाँ की यात्रा है उसको सरकार द्वारा यहाँ पे डाइवर्ट किया गया, कैंची धाम ले गया, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। किसी की घर की जो पूंजी थी वो छीनी गई है। दूसरा यहाँ हमारे मक्कू चोपता में वहाँ भी लोगों के स्थानीय जो बेरोजगार था उनसे वो छीना गया है रोजगार। वो भी सरकार ने उस समय नहीं देखा। जो धामी सरकार है किसी ने भी उनको जो मुनाफा है उनको नहीं दिया गया। दूसरा एक जो अंकिता भंडारी केस है उनको भी कोई न्याय नहीं दिला। वो धामी सरकार ने सिर्फ उस दिन घोषणा की थी और वहाँ पे कोई भी नर्सरी कॉलेज अभी तक नहीं बनाया गया है और नहीं एक माँ को उनकी बेटी के तरफ से कोई न्याय दिया है। वो गाड़ी जो वहाँ पर एक खड़ी गाड़ी में जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की खड़ी गाड़ी में शराब रख करके उसको षड्यंत्र करके सोशल मीडिया में प्रचारित कराने का प्रयास किया। हमने तत्काल वहां पर को जो है उसकी शिकायत की है और उसकी जांच हो रही है। केदारनाथ चुनाव हम लोग जीत रहे, चूंकि पहले बाई इलेक्शन बद्रीनाथ और मंगलौर का हमने जीता, वही माहौल वहाँ पर बना है। बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। विकास का हमारा प्रत्याशी बहुत सिंसियर ईमानदार, उसके अच्छे काम वहाँ पर किए हैं और पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव जिताने के लिए प्रयास कर रही है। और जो लोग जनता का मत है वो कांग्रेस के पक्ष में, फिर कांग्रेस को जिताना चाह रही। बीजेपी ने इस प्रदेश को बेच दिया। धामी जी की जो नकारात्मक सोच है, सारे उद्योग सारे वो बेच दिए, सर्वे बेच दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिकवा दी, वो बिकवा दी। मोदी और ये मिल गए तो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे। उत्तराखंड में एक भी काम रोजगार का नहीं हुआ, महंगाई रोकने का नहीं हुआ, पलायन रोकने का नहीं हुआ, कोई अस्पताल नहीं आपने बनाया, कोई शेडकुल तिवारी के टाइम के वो सब ठप कर दिए। क्यों वोट देंगे लोग? लोगों को तो रोजगार चाहिए, महंगाई कंट्रोल चाहिए। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए जिस घड़ी का इंतजार था उस इंतजार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने अपनी ताकत इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए लगा दी है। इंतजार बस अब 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना का रह गया है। देखना होगा केदारनाथ की जनता किसको जीत का स्वाद चखाती है और किसको हार से सामना कराती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। जपेंद्र जी, महज 2 दिन शेष हैं, केदारनाथ से कितनी उम्मीदें हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले जो 2 उपचुनाव हुए मंगलौर या बद्रीनाथ, उसका डर अभी भी नजर आ रहा है बीजेपी में?
जपेन जी, आवाज मिल रही है आपको? तो जपेन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और मेहमान हैं उनका रुख कर लेंगे। गिरिराज किशोर हिंदवाल जी हैं। कितनी मजबूत कांग्रेस खुद को देख पा रही है गिरिराज जी? यशवी जी, गरिमा, मैं आपके साथ में गरिमा हूं गिरिराज जी। यशवी जी, गरिमा जी, आज आखिरी चरण में लगभग केदारनाथ उपचुनाव जो आहूत हो रहा है, आखिरी चरण की तरफ है। और गरिमा जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विजय सूरी की तरफ है। आज जो भाजपा ने लगभग जितने भी डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट किया हूं अभी के न्यूज पे, केदारनाथ उपचुनाव पे जो आहूत जो डिबेट्स थी, मैंने बार बार एक बात रिपीट की कि भाजपा इस उपचुनाव में अपने पूरे शराब तंत्र को, पैसा तंत्र जो इनका है, और साथ में सरकारी अमला पूरा, इस समय इस उपचुनाव में भाजपा के बारे में जो बात मैंने रखी है, ये साम दाम दंड भेद को अपनाए हुए इस समय पार्टी है। वाकई जो स्थितियां हैं इस समय, वो वोटर जो उस विधानसभा क्षेत्र में वास कर रहा है, जो जनमानस है गरिमा जी, वो वोट के रूप में अपने प्रतिशोध को देगा निश्चित रूप से। 20 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, वहां का जनमानस भाजपा जो रूल इस समय कर रही है उत्तराखंड में, इनसे शुद्ध है। और वाकई इन्होंने जो वहां जो बार बार जो बात रखी जाती है, वहां के जनमानस पे, चाहे छोटे से छोटा व्यवसायी है, चाहे पंडा पुरोहित है, जिनको इंफ्रा के नाम पे वाकई उनके घर जमी दोस्त भाजपा ने किए, और उनको गरिमा जी रिहेबिलिटेशन की तरफ, पुनर्वास की तरफ नहीं ले गई है पार्टी। आज वहां जो वाकई फ्लड जब आया था अभी 2 माह पूर्व, उस फ्लड में गरीब ग्रामीणों के घर जो है वो जमींदोज हो गए, उजड़ गए। दूसरी तरफ मुखिया जो प्रदेश के थे, वो स्टार प्रचारक के रूप में जो अन्य प्रदेशों में जो प्रचार चल रहा था पार्टी का, उसमें एज ए स्टार प्रचारक भाषणबाजी कर रहे हैं। आप स्वयं देखिए जो दंश वहां के जनमानस ने झेला है गरिमा जी, कैसे भूल सकती है जनता इस बात। और आज जो स्थितियां हैं, इनकी गाड़ियां जो है अपनी प्रचार, इनके पूरे झंडे डंडे लगे हुए गाड़ी, उसमें शराब जो है बट रही है। जो लगातार मैं बोल रहा हूं आपसे कि डिबेट में, जितनी डिबेट्स के न्यूज पे भी, सब पे मैंने बोला कि इनका शराब तंत्र काम कर रहा है पूरी तरह से। आज सारी चीजें विजिबल है, उसके विजुअल्स हैं सारे जो है कि शराब बंटते हुए नजर आ रही है, और खुलेआम में शराब बांट रहे हैं। सरकारी तंत्र इनका, सरकारी अमला भी इसका शराब बांट रहा है इनका, सोचिएगा। ऐसी स्थितियां इन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र में बना रखी है। और सोना चोरी के बारे में गरिमा जी, वाकई जो एक बात करण महाराज जी के नेतृत्व में रखी गई कि निश्चित रूप से एक शंकराचार्य जो देवतुल्य है, ईश्वरीय अंश जिनको मैं मानता हूं, अगर उन्होंने 228 किलो सोने की बात, अगर चोरी की बात उठाई थी, ये जांच की तरफ पार्टी नहीं गई भाजपा की। और निश्चित रूप से एक बात इसमें माननी पड़ेगी कि वाकई इसके मूल में जो 228 किलो सोना जब खच्चरों से ले जाया गया, उसमें प्रिंट मीडिया गरिमा जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेजेंस उसमें थी। जिस दिन खच्चरों से वो पूरा सोना ले जाया गया केदारनाथ टेंपल तक, उसमें निश्चित रूप से उस दिन 228 किलो का जिक्र हुआ, प्रिंट मीडिया ने किया, भाजपा कुछ नहीं बोली। आज 23 किलो सोना हो गया। आज ये कहते हैं साहब पीतल पे कोटिंग थी, पीतल पे ऊपर से सोने की परत चढ़ाई गई थी। कितना झूठी है पार्टी बोले। आज निश्चित रूप से वहां का जो जनमानस है समझ चुका है कि झूठ प्लस छल इक्वल टू भाजपा होता है। झूठों की जमात है गरिमा जी है। और निश्चित रूप से ये करण महाराज जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी इसमें चुनाव लड़ रही है, टॉप लीडरशिप साथ में लिए हुए, जमानत जब्त होने वाली है भाजपा की गरिमा जी, देखिएगा। ये निश्चित है, इनके कर्मों का फल जो है इनको मिलने वाला। ठीक है, दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। उत्तराखंड क्रांति दल को क्या कुछ नजर आ रहा है? फिलहाल केदारनाथ में कई सारे इस बार मुद्दे थे। एक तरफ यात्रियों की कम होने वाली संख्या और यात्रा में अव्यवस्थाएं, लेकिन दूसरी ओर केदारनाथ का जो प्रतिबिंब दिल्ली में बनाने की बात थी, उसकी भी बात सामने आई है, और जो स्थानीय लोगों के साथ समस्याएं थी वो अलग थी। लेकिन किसकी जीत के लिए आश्वस्त यूकेडी नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, सर्वप्रथम एक बात तो कहना चाहूंगा गरिमा जी कि 20 तारीख को जब जनता बाहर निकलेगी चुनाव अपना मत देने के लिए, तो जो भी निर्णय लेगी वो सभी के लिए एक तरीके से स्वीकार्य होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जब हमने देखा, वहां जाके लोगों से मिले, तो एक बात गरिमा जी बिल्कुल निश्चित है, वो हमें स्पष्ट दिखी कि वर्तमान सरकार के प्रति
बहुत ज्यादा असंतोष है जनता के बीच में। चाहे आप किसी भी वर्ग को ले लीजिए, चाहे युवा वर्ग ले लीजिए, वहाँ के पंडा पुरोहित ले लीजिए, व्यापारी वर्ग को ले लीजिए, सभी को एक आक्रोश है और वो आक्रोश विभिन्न कारणों से है, अपने अपने कारणों से। और ये सारे आक्रोश जो उत्पन्न करा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इनके जो कार्य है, इनकी जो नीतियां रही है, उनके दुष्परिणामों के कारण ये उत्पन्न हुआ है। और जहां तक आपने बात करी उत्तराखंड क्रांति दल की, तो यूकेडी ने अपना एक बहुत ही मजबूत पक्ष इस बार रखा हुआ है। हमारी लगातार कोशिश है कि एक चीज जनता को समझनी पड़ेगी, इस प्रदेश का भला जब तक क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं आएगा तब तक यहाँ के निवासियों का भला नहीं हो सकता। वरना 24 वर्षों में दो बार सत्ता का सुख भारतीय जनता पार्टी भी ले चुकी है और कांग्रेस भी ले चुकी है। जब समस्या है जस की तस है। तो हम लगातार जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक एक क्षेत्रीय दल इस प्रदेश में, जिस प्रदेश की जो विषम परिस्थितियां हैं उसमें नहीं सत्तारूढ़ होगा, तब तक यहाँ की समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय दल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी एक समस्याएं हैं जिसके कारण यहाँ के निवासियों का हक पूर्णता उनको नहीं दे सकती हैं। तो ये चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 20 तारीख को जब जनता घर से बाहर निकलेगी तो यूकेडी ने जो बात रखी है जनता के सामने, उसको ध्यान में रखकर वो यूकेडी को अपना मत देगी। ठीक है, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है? प्रचार प्रसार पर रोक लग चुकी है, अब बिल्कुल अंतिम दौर है और अब बस 20 तारीख को लगभग जब उपचुनाव शुरू हो जाएगा उसके बाद इंतजार नतीजों का होगा, लेकिन फिलहाल के हालात क्या कह रहे हैं? किस और चीजें आपको मजबूत दिखाई दे रही हैं? देखिए गरिमा, चुनाव वास्तव में कांटे का चुनाव है और आज अगर कोई ये दावा करे कि ये पलड़ा इस तरफ या उस तरफ झुक रहा है, ये अभी जल्दबाजी। निश्चित तौर पर सही बात है कि भारतीय काफी मेहनत करी और पांच मंडल चार्ज बनाकर वहां डेरा जमाए रखकर भेजा गया था। ये उसके अलावा मुख्यमंत्री की घोषणाएं चुनाव से पहले और मुख्यमंत्री का वहां लगातार जाना, बहुत सारी चीजें। उसके अलावा भाजपा से बहुत सारे लीडरशिप का वहां पड़े रहना, चाहे वो संगठन के लोग हों या सरकार के लोग हों। तो और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और गणेश गोदियाल ने सारी कमान अपने कंधों पर उठाए रखी और यहां तक कि तमाम पूरी की पूरी कांग्रेस का जो संगठन है उसको भी वहां मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि संगठन के मामले में निश्चित तौर पर भाजपा कांग्रेस से आगे रहती है, क्योंकि कांग्रेस जब वो चीजें सोचती है भाजपा कर गुजरती है वो सारी चीजें। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अयोध्या और बद्रीनाथ जैसी सीटें बीजेपी हार गई तमाम प्रयासों के बावजूद। और उसके बाद अगर आप देखें, ये केदारनाथ है, ये प्रतीकात्मक चुनाव है पूरे देश के अंदर सनातन धर्मियों का और उनके विरोधियों के, जो कहा जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो विरोधी है, लेकिन ये कहा जाता है कि वो सनातन के विरोधी हैं या कुछ सनातन के पक्षधर हैं। तो केदारनाथ एक बहुत बड़ा प्रतीक है देश में सनातन का, और अगर वो चुनाव बीजेपी किसी कारण से हार जाती है तो पूरे देश में बहुत बड़ा मैसेज जाता है, जैसा पहले अयोध्या और बद्रीनाथ चुनाव में हुआ। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट भाजपा के पास नहीं थी, वो पहले भी कांग्रेस के पास या दूसरे दलों के पास थी, लेकिन भाजपा ने मजबूती से चुनाव वहां भी लड़ा था और मंगलौर तो केवल 400 वोट से हारी थी, जो पिछली बारों में से सबसे कम अंतर भाजपा का रहा है। और ये देखिए, ये आगे के भविष्य की एक रणनीति भी तय करता है ये चुनाव जो केदारनाथ का होने जा रहा है, क्योंकि निकट भविष्य में पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव, और स्थानीय निकाय चुनाव तो टल रहे हैं एक साल से, जैसा कि हम कई बार डिबेट भी कर चुके हैं उसके ऊपर कि वो चुनाव पिछले साल दिसंबर में हो जाने थे, लेकिन वो टल रहे हैं बार बार। और देखिए,
आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं। अब वो चाहे सोने का आरोप हो या जैसे कल रात वो शराब पकड़ी गई उसका आरोप हो या उसका खंडन। देखिए वो दोनों पार्टियां राजनीतिक तौर पर करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव आसान नहीं होता। चुनाव बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को आगे रखने का। तो मुझे लगता है कि आज अभी आधे घंटे बाद जब चुनाव प्रचार खत्म होगा और उसके बाद हम लोग सब परसों का इंतजार करेंगे कि वो पोलिंग परसेंटेज क्या रहेगा, पहली चीज। और उसके बाद 23 को हम लोग इंतजार करेंगे कि ईवीएम में किसके पक्ष में ये मतदान गया। तो ये परसों 23 तारीख को हमारे सामने आएगा। और पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, कई 2 राष्ट्रों में, वो 2 राज्यों में, और उसके बाद कई बाई इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के, वो भी रिजल्ट हमारे सामने आएंगे और वो भविष्य की तस्वीर भी पेश करेंगे कि देश की राजनीति के कौन सी करवट लेने जा रही है, ये भी वो नतीजे तय करेंगे। जी गरिमा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा मैसेज जाता है और वो मैसेज बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर क्या संदेश दे पाई है। क्या केदारनाथ में भी वही स्थिति हो जाएगी? और अगर बीजेपी की हार होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। बद्रीनाथ मंगलौर के बाद केदारनाथ में अगर झटका लगता है तो खैर अभी फिलहाल 20 तक का इंतजार करना होगा। तस्वीरें उसके बाद में साफ हो जाएंगी। 2 दिन शेष है और केदारनाथ सभी के लिए बहुत विशेष है। इस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में बना हुआ है। दीपक रावत जी, कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में पीछे रही है और हर एक चुनाव में उसके प्रिपरेशन या पार्टी के लिहाज से अगर हम कामों पर नजर डालें, अभी देखिए अरुण जी ने भी कहा कि कांग्रेस जब तक सोचती है तब तक बीजेपी कर गुजरती है। ये जो मैनेजमेंट में कमियां होती हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं कमियों की वजह से आप चुनावों में पीछे हो जाते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि आप बहुत नजदीक तक पहुंचे, लेकिन सर हार होती है और जीत होती है। ये आप भी जानते हैं। भले ही आपका वोट प्रतिशत बढ़े, मार्जिन बढ़े, लेकिन जीत के मामले में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। इस बार क्या विशेष कांग्रेस ने किया है जो उसको लग रहा है कि उसका कुछ भला हो सकता है? और जो मुद्दे थे, क्या उन मुद्दों पर वाकई में कांग्रेस जनता के बीच पहुंची थी? ये गरिमा जी आपने मुझसे पूछा? गिरिराज जी से, कांग्रेस पार्टी से सवाल है। जी गरिमा जी, आपने दीपक जी की बात की थी। सॉरी, माफ कीजिएगा, गरिमा नहीं, कांग्रेस से गरिमा सवाल है। हाँ गरिमा जी, आज शायद भाजपा के स्पोक्स पर्सन नहीं बैठे हुए हैं ना? हाँ, वो अभी देरी से आने वाले हैं। जपेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं जुड़ पाए। जपेंद्र जी बैठे। गरिमा जी, आज भाजपा जो है वो डरी हुई मुद्रा में, सुन लीजिएगा, भयभीत ये लोग हैं। लगभग आखिरी चरण अभी है चुनाव। अभी आप पूछ रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता कहाँ हैं और फिर कह रहे हैं डरे हुए हैं? नहीं, डरे हुए हमें, आप डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी। जपेंद्र भाई लेट हो गया। जपेंद्र जी लेट हो गए। जपेंद्र जी अभी जुड़ गए हमारे साथ में। जपेंद्र जी आपने आने में थोड़ी देरी कर दी। था कि आप कब बैठे, कब आए आप। आज गरिमा जी, हाँ वाकई इस चुनाव में जो आउट होने जा रहा है, ये चुनाव आखिरी चरण में इस समय है, केदारनाथ उपचुनाव। एक चीज आपने भी गौर की होगी गरिमा जी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि डरी हुई मुद्रा या भयभीत जो है, 5 पॉकेट्स में इस उपचुनाव में 5 मंडलों में 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को उतारना, 5 मंडलों का इंचार्ज बनाना, 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है 2-3 माह पूर्व तक उस क्षेत्र की जिन्होंने सुध नहीं ली थी, दूर दूर तक वो लोग जो है इंचार्ज बनाए गए। मुख्यमंत्री जाते हैं आनन फानन में और सीएम साहब 40 और 41 घोषणाएं करके आते हैं, जो चुनावी घोषणाएं हैं। ये इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, कार्यान्वयन की तरफ गरिमा जी देखिएगा। ये चुनावी घोषणाएं। आज जो बातें, जितनी भी बातें कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में टॉप लीडरशिप को लिए हुए जो बातें रख रही, सवाल जो खड़े कर रही है सरकार के सामने, क्योंकि रूल कर रही है भाजपा 7 वर्षों में, और जो
हाल इन्होंने किए हुए हैं पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात रखता हूं, विकास शून्य की स्थिति में एक भी प्लान स्टेट प्लान से इस समय इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है कहीं पर्वतीय क्षेत्र। सुदूर अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आखिरी पायदान की बात बार बार रखी जाती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि उस तक विकास पहुंचे, अछूता ना रहे, उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले और वाकई उस तक हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उसमें पूरी तरह से नाकामयाबी सरकार रही। आज अगर बात आ रही है केदारनाथ जी का प्रतीकात्मक स्वरूप, वाकई ये बात उठी है वहां जनमानस के बीच में कि केदारनाथ मंदिर जो धाम है, ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, महादेव का वास है केदारनाथ जी। गरिमा जी, उसका प्रतीकात्मक स्वरूप शिला लेके बुराड़ी में आप लोग पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री जो प्रदेश के सूबे के वो जाते हैं, वो चीफ गेस्ट के रूप में जाते हैं, भाषण भी उनके द्वारा होता है और वो कहते हैं साहब हम लोग जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं केदारनाथ धाम में, उनके लिए व्यवस्था हम दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। एक केदार बाबा का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है यहाँ देने जा रहे हैं हम लोग बुराड़ी में। आप स्वयं सोचिए कहां पार्टी लेके जा रही। एक केदार बाबा जो ज्योतिर्लिंग की मैं बात कर रहा हूं, आपने क्या बना रखा है जिसको हम रीढ़ मानते हैं निश्चित रूप से, जो वहां का जनमानस है जिसकी बात मैं करता हूं, छोटे से छोटे व्यवसायी की या पंडा पुरोहितों की, कि जिनके वाकई इंफ्रा के नाम पे आपने घर जमींदोज कर दिए, आप रिहेबिलिटेशन की तरफ नहीं गए, पुनर्वास की तरफ उनके, आपको कोई जन सरोकारों से उस क्षेत्र में जो वास कर रहा है जनमानस, जो बड़ा सरल है और निश्चित रूप से देवतुल्य मैं उनको मानता हूं, उनके क्या भले की आप सोच रहे हैं, क्या स्थितियां आपने बना रखी है प्रदेश में और खासकर उस विधानसभा क्षेत्र में कि फ्लड आता है। सबसे बड़ी पंचायत में बैठी हुई सीतारमन जो है, जो वित्त मंत्री है, वो कहती है भाषण में बड़ा सेंसिटिव जोन है, निश्चित रूप से एक पैकेज होना चाहिए। अरे भाई कोई मुआवजा उनको नहीं मिलता है जो ग्रामीण जो वहां वास कर रहा है, जिनके घर जमींदोज हो गए उस फ्लड में। क्या स्थितियां हैं वहां का जनमानस जो है गरिमा जी आतुर है और निश्चित रूप से जो परिणति है वोट के रूप में प्रतिशोध होता है गरिमा जी। ये 20 को जो चुनाव आउट हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें भाजपा की जो बार बार मैं बात रखता हूं डिबेट्स में, जमानत जब्त होने वाली है, ऐसा होने वाला है। आप देखिएगा रिजल्ट जो आएगा 23 तारीख को, निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में जो विजय सूरी की तरफ इस समय पार्टी है और वो सब कुछ धरातल पे दिख रहा है। आज ये शराब तंत्र, इनका पैसा तंत्र, निश्चित रूप से सरकारी अमला पूरा सरकार के साथ लगा हुआ है, सारे विजुअल्स हैं, शराब बांटते हुए आप लोग दिख रहे हैं भाई, और बाद में आप स्पष्टीकरण दे रही है पार्टी कि नहीं साहब कांग्रेस ने रख दी शराब। सोचिए आप क्या स्थितियां बना रखी, क्या माहौल बना रखा है कि आप किसी भी तरह से लांछन जो है वो कांग्रेस की तरफ सारी बातों को थोप दिया। अरे भाई जनमानस देख रहा है, जनता देख रही है सारी चीजों को, क्या आप लोग कर क्या रहे हैं उस क्षेत्र में, वो देव भूमि है, निश्चित रूप से वहां आपने ये माहौल बना रखा है भाजपा। ठीक है, चलिए अब ठीक है सर, आप जवाब ले लें। आप जवाब ले लेते हैं गिरिराज जी। जपेन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जपेन जी थोड़ी देरी से आए, बहुत स्वागत सर आपका भी। देखिए आप नहीं आए तो लोगों ने कहा कि डर रहे हैं बीजेपी लेकिन तब तक आप आ गए। क्या कितनी मजबूत है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे गिरिराज जी ने गिनाए और ये मुद्दे असल में थे, और सबसे बड़ी बात यात्रा में अव्यवस्थाएं या फिर जिस तरीके से दिल्ली में केदारनाथ के प्रतिबिंब बनाने की बात थी, उस पर बैकफुट पर बीजेपी को आना पड़ा था, हमने सबने देखा। कहीं ये सारी चीजें नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली है सर? गिरिराज जी ने कांग्रेस के उस डर को लगातार 5 मिनट तक बयां करा जो कांग्रेस का डर केदार घाटी में आज जग जाहिर हो चुका है। आप बार बार जिस नैरेटिव को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं केदार घाटी के चुनाव में, वो नैरेटिव आपके द्वारा फिक्स किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्व में जो भी नैरेटिव आपने फिक्स करे, संविधान को बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसके बाद जनता जागी है, देश की जनता जागी है, तो उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है, उससे केदार घाटी की जनता भी अछूती नहीं है। आप विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी विकास पे काम करती है। आप कहते हैं कि पूरा मंत्रियों का अमला वहां लगा दिया। भाई क्षेत्र की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नजर केदार घाटी पे, केदार घाटी के विकास कार्यों में, केदार घाटी के उत्तराखंड वासियों की समस्याओं के ऊपर जाए, और वो चाहते हैं कि सब लोग हमारे बीच में आए।
और चुनाव एक माध्यम होता है बीच में जाने का, बात कहने का, भरोसा जताने का, भरोसा जीतने का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जो घोषणाओं की आप बात करते हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कोई घोषणा करता है तो निश्चित तौर पर उस घोषणा के क्रियान्वयन की तरफ भी कदम बढ़ाए जाते हैं। आपको लगता है कि केदार घाटी के चुनाव में आपके द्वारा किए जाने वाले भ्रामक प्रचार से शायद कहीं आप लोग जनता को भ्रमित करने में कामयाब होंगे? ये जनता ने नकार दिया है केदार घाटी की, गिरिराज जी, और इस सच को आप भी मान लीजिए। इस सच को आप अगर आज नहीं स्वीकारेंगे तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज आप ये हमारा वक्तव्य नोट कर लीजिए। चुनावी नतीजों के बाद फिर आप, गरिमा जी, हमारा आपसे निवेदन है कि गिरिराज जी को फिर बुलाइए डिबेट में, और उस दिन हम गिरिराज जी से पूछेंगे भाई चुनाव में जमानत जब्त होने वाली आपकी दुष्प्रभाव का जनमानस कह रहा है, कमल बंद कह रहा है भूपिंदर जी, नजर आया या नहीं नजर आया? जनता नकारने के लिए केदार घाटी में कांग्रेस द्वारा किए जाने वाला प्रचार पूरी तरह से फेल हो चुका है। कांग्रेस को वहां अपनी हार नजर आ रही है, और इसी हार से बौखलाकर अनगर्ल बयानबाजियों का जो दौर कांग्रेस ने शुरू किया है, वो कांग्रेस के सामने नतीजे हमें दीजिए। आप फिर बैठेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि कांग्रेस सच्ची है या भारतीय जनता पार्टी की आस्था सच्ची है, वोटरों की आस्था सच्ची है, आम उत्तराखंड वासी की आस्था सच्ची है, केदार घाटी के वोटरों की आस्था सच्ची है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए प्रतिशोध आपको मिलने पर्वतीय जनपदों का विकास अहम मुद्दा है, और उसी के दृष्टिगत सरकार आगे बढ़ रही है। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि 25वीं वर्षगांठ आते आते निश्चित तौर पर हम विकास के पायदान पर उत्तराखंड को एक अग्रणी राज्यों में शुमार करके खड़े होंगे, और ना चाहते हुए कांग्रेस को भी बधाई देनी पड़ेगी, कांग्रेस को भी बधाई देनी पड़ेगी। बद्रीनाथ, अयोध्या, मंगलौर, इन सभी जगहों पर मुंह की खानी पड़ गई हो, लेकिन कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस इसके पहले के चुनावी नतीजों के बिना पर भी हो सकता है, क्योंकि उसके पहले तक वो पूरी तरीके से हर एक सीट पर बड़ी मजबूती के साथ जीतते आए हैं। सर गरिमा जी, सवाल कॉन्फिडेंस का नहीं है, सवाल जनता की आस्था का है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन यही बीजेपी जो लगातार हर चुनाव में जीत हासिल कर रही थी, इसी बीजेपी के साथ तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जो जिसके नाम पर आपने चुनाव को पूरी तरीके से लड़ने की कोशिश की, उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में हमने देखा। क्या यहाँ आस्था पीछे हो गई थी? क्या यहाँ लोगों का विश्वास डगमगा गया? और डगमगाया तो क्यों डगमगाया, ये बड़ी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से पीछे थे, लेकिन ये कुछ अहम जगह थी जहां पर शायद आपके लिए भी बहुत बड़ा झटका था, आपकी हार वाकिफ हो चुकी है। ठीक है सर। अब दीपक जी से सवाल था। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल था। गरिमा जी, दीपक जी, हाँ जी, हाँ गरिमा जी बोलिए। गिरिराज जी प्लीज, आपका हो गया ना, मैं लौटूंगी आपके पास में। पहले और मेहमानों को सुनिए, बीच में नहीं बोलेंगे। दीपक जी आप बताइए। कॉन्फिडेंस सर बीजेपी का अलग है, भले ही नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंट हैं वो। गरिमा जी, डबल इंजन की सरकार, धाकड़ दामे की सरकार, 5 कैबिनेट मिनिस्टर केदारनाथ में, उसके बावजूद भी अगर शराब का सहारा लेना पड़ रहा हो तो इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं होगा। इनका जो सारा का सारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जो कल रात जो शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गाड़ी में, उससे झलकता है कि स्थिति ग्राउंड में किस कदर बदली हुई है। यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के आप कॉन्फिडेंस आवाज चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है धरातल पे वो बहुत भिन्न है। और ये दिखाता है, यदि इनके अगर डबल इंजन की सरकार है, धाकड़ धामी जी का पूरा प्रभाव है, अब 5 कैबिनेट मिनिस्टर अपने वहां भेज दिए, तो शराब की पेटियों की जरूरत ही नहीं है। जनता तो स्वयं बाहर आके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इस प्रकार के येन केन प्रकारेण इस चुनाव को जीतने की अगर मंशा भारतीय जनता पार्टी पाली हुई है, हम डिनाई करते हैं, ये जो लग रहा है, ये हम डिनाई करते हैं, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। आप भी उसका साथ दे रहे हैं, साजिश है। ठीक है जपेन जी, आप उसको पहले भी पार्टी आपकी डिनाई कर चुकी है, अब यहाँ पर कहने का मतलब नहीं है। सर स्वीकार थोड़ी कोई करने को बैठा है, कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है सर।
तंत्र की जो बातें रखी जा रही है बार बार हर डिबेट में, हाँ, ये वाकई शराब तंत्र को अपनाए हुए जपिंदर जी पूरी सरकार इनकी समय इस उपचुनाव में। ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है, अब एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा सब लोग। ये स्थितियां रखी इन्होंने। गरिमा जी, गलती स्वयं। हमारा एक मिनट गरिमा जी, दीपक जी को बोल लेने दीजिए भाई। हाँ, गरिमा जी, यूकेडी का कहना है कि यदि सरकार ने इतने ही अच्छे काम किए हैं, हाँ। अगर सरकार डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ विकास कार्य करे हैं, तो जो घटना कल की घटी है, जिसका विवरण बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये घटना जितनी शर्मनाक है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है कि जो सत्ता में है वही अगर यही हरकत किसी विपक्ष के द्वारा करी होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे नेतागण गला फाड़ फाड़ के चला रहे होते कि देखिए किस प्रकार के जो देवभूमि में उसको अशोभनीय कार्य किया जा रहा है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रहे हैं कांग्रेस की, चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गया दीपक जी। आज भी दीपक जी अब सुन लीजिए, ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है। अब अरुण जी के पास चलते हैं, प्लीज आप लोग एक एक करके बोलेंगे ना तो हम सबको सुन पाएंगे, ऐसे फिर सभी की आवाज नहीं आती है। अरुण जी, बीजेपी का कॉन्फिडेंस बरकरार है, कांग्रेस कह रही है शराब तंत्र है और दुनिया की चीजें हैं, लेकिन सर शराब तंत्र के भी जिस इस्तेमाल की बात हो रही है, जो वीडियो सामने आए, कुछ कौन स्वीकारेगा? और ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में चुनावों से पहले ये कोई नई बात है सर, कभी कभी वीडियोस सामने आ जाते हैं, कभी कभी चीजें कुछ स्पष्ट रूप से दिखने लग जाती हैं सोशल मीडिया के इस दौर में, लेकिन इससे अवगत और वाकिफ तो हम सब है ना कि चुनावों में होती क्या रही है बिहाइंड द कैमरा। ये जो चीजें रही हैं ये कौन नहीं जानता है, और इनको स्वीकार थोड़ी कोई करता है। देखिए गरिमा जी, मैं आज एक समाचार पढ़ रहा था कि बंबई में ठाणे जिले में केवल जो वहां 7 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं असेंबली, उसमें लगभग 26 करोड़ की नगदी, शराब और ड्रग्स पकड़ी गई। वो 26 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए नगद है। और हर चुनाव में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं अब ये कांग्रेस भाजपा से ज्यादा कौन अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल। और जो हमारे यूकेडी वाले हैं वो भी बच्चे हैं इनके सामने, वो कुछ नहीं बेचते, क्योंकि हमने बहुत सारे चुनाव आज तक देखे। ऐसा कोई चुनाव मुझे बता दीजिए जिसमें पैसा, शराब, सिलाई मशीन, साड़ियां नहीं बढ़ती हो। एक चुनाव बता दीजिए। इसलिए देखिए, मैं तो दीपक भाई को कहूंगा इनसे सीखिए, और इसीलिए आप पीछे हैं आज। इसीलिए पीछे है बहुत यूकेडी, क्योंकि यूकेडी उस स्तर पे पैसे का लेन देन नहीं कर पाती जिस स्तर पर कांग्रेस या भाजपा करती है। देखिए, इनके कैंडिडेट्स को पार्टी से भी फंड मिलता है, उसका अपना फंड तो होता है, पार्टी से भी फंड होता है। अब ये जपेंद्र भाई बता देंगे इस चुनाव में आशा जी को कितना पैसा मिला, या ये बताएंगे हिंदुआन जी की वो मनोज भाई को कितना पैसा मिला। देखिए, ऐसा कोई चुनाव नहीं होता, और बाकायदा प्रत्याशी की हैसियत देख के उसको पैसे दिए जाते हैं। अगर प्रत्याशी जनता में ठीक ठाक पकड़ है लेकिन पैसे से कमजोर है तो पार्टियां उसको ज्यादा पैसे देती है। और हमने तो यहां तक देखा है, इससे बड़ी बात क्या होगी कि चुनाव में निर्दलीयों पर, जो जीतने वाले निर्दलीय उन पर दोनों पार्टी पैसे लगा देती। अब ये पिछले चुनाव के इतिहास है हमारे सामने, इसलिए हम ये चैलेंज से बोल सकते हैं कि ये होता है जो। और देखिए, अब हर चुनाव पहले चुनाव से महंगा होता जा रहा है। किसी भी हालत में जो विधानसभा का चुनाव है ये 5 करोड़ रुपए से कम का नहीं होता। मेरी बात से दीपक भाई सहमत होंगे। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो कभी कोई स्वीकार नहीं करता, जो आंकड़े कभी लिखित में होते ही नहीं है। ये वो चीजें आप आज बात कर रहे हैं। हो भी नहीं सकते, हो नहीं सकते ना गरिमा जी। अब आप खुद सोचिए कि ये सारे के सारे अंडर टेबल काम होते हैं, और स्थिति ये होती है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने नगर निकायों में चुनाव से बहुत पहले वो शराब भी इकट्ठी करवा देता है, वो अपने समर्थकों के यहाँ पैसा भी रखवा देता है, अलग अलग जगह पे, एक जगह नहीं रखते। एक जगह रखेंगे तो पकड़े जाने का डर होगा। और अब तो नया सिस्टम पिछले कुछ
टाइम से चल गया कि जो नजदीक की शराब की दुकानें हैं उनकी पर्चियां चलती हैं। अब वो स्टॉक इकट्ठा नहीं, आप पर्चियां दे देते हैं अपने समर्थकों को कि जाओ उस दुकान से शराब मिल जाएगी। देखिए, अब इससे इनकार करना बेकार है, ये एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है। भले ही चुनाव आयोग ने या हमारे संविधान ने इसे मान्यता न दी हो, पर ये हिस्सा है, उस चुनाव का हिस्सा बन गया है और इसके बिना कोई चुनाव नहीं हो सकता। कमजोर कैंडिडेट को कोई, मतलब जिसकी माली हालत कमजोर हो, उसको कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है। वो उसकी आर्थिक क्षमता को देख के टिकट देती है। जी गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम बातें आज निकल कर सामने आई। और देखिए वही बात है ना कि वीडियो जो सामने आया उस पर हम बात कर रहे थे, कोई इस वीडियो को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पार्टियों पर भी किस तरीके से फंडिंग होती है, पार्टियां किस तरीके से प्रत्याशियों के समर्थन में रहती है, सब एक बहुत अलग चीज है और इन चीजों को स्वीकारता नहीं है। लेकिन सबसे अहम हो जाती है जनता जो आपको चुनती है। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है ये जो सारी बातें आज बताई अरुण जी ने, ऐसा नहीं है किसी एक दल की ओर से होती है। चुनाव में सभी दलों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है, सारा एजेंडा उनका चलता है। लेकिन जनता जब समझदारी से काम लेती तो वो जानती है कि उसे किसको चुनना है। और केदारनाथ की अगर हम बात करें तो कुछ मुद्दे थे यहाँ पर, ये सारी चीजें भी शायद उतनी ज्यादा ना चल पाए क्योंकि आस्था का सवाल था। और केदारनाथ में इस बार व्यापारी वर्ग बड़ी नाराजगी उसकी भी हमने देखी, क्योंकि जो संख्या चार धाम की यात्रा में भी श्रद्धालुओं की कम हुई, इससे भी नाराजगी थी, अव्यवस्थाएं थी, इन सभी चीजों की नाराजगी थी जपेंद्र जी। और नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के लिए चुनाव कहते हैं ना साख बन गया है। पहले की हार को भुला पाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने का, क्योंकि आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम जनता की बातों में हमें पता है, विश्वास है जनता को हम पर। लेकिन सर, जो आपका ही कार्यकर्ता है एक हार के बाद भी डिस्टर्ब होता है और उससे सामान्य करने के लिए ये जीत आपके लिए बहुत जरूरी है। और साख की बात है, बद्रीनाथ और मंगलौर की बात तो कम से कम ये स्थिति हो ही गई है। गरिमा जी, सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल लोगों की भावनाओं के सम्मान का है और क्षेत्र के सम्मान के साथ साथ केदार घाटी के वोटरों की समझदारी का है। और अरुण जी ने बहुत सी तस्वीर साफ करी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव ये साबित कर देगा कि केदार घाटी की जनता की समझदारी और दूरदृष्टि किस हद तक काम कर रही है और कांग्रेस द्वारा फैलाए जाने वाले प्रत्येक भ्रामक प्रचार को केदार घाटी का मतदाता खुद जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो जब तय ही मतदाता ने करना है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा अपने मतदाता के ऊपर है, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर है, क्षेत्र की समझदार जनता के ऊपर है। अब इससे तो बड़ी कोई बात नहीं हो सकती ना कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव केदार घाटी की जनता करे, वहां का वोटर करे, तो तब तो आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, रीतियां और विकास की दृष्टि से या जितने हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरी तरह से एक आधार देने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को स्वीकार करा क्षेत्र की जनता ने, क्षेत्र के वोटरों ने, और उसी का नतीजा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत हासिल करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने भरोसे को कायम रखने में पूरी तरह से कामयाब। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से रुख करते हैं। सर, जो आप शराब कांड की बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने कई सारे वीडियोस देखे जहां पर कांग्रेस की ओर से भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ठीक है, आज आप अभी मैं आंकड़ा लेकर बैठी हूं ना, आप इस बात को स्वीकारेंगे, लेकिन सभी दलों की ओर से ये सारी चीजें तो हुई है ना। शराब कांड को अब अंतिम वक्त में मुद्दा बनाने की जो कांग्रेस ने कोशिश की, क्या इससे कुछ हाथ लगने वाला है? हाँ, आज अगर हाथ लगे ना लगे, इनका वो हाल है, हाथ लगने को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जपिंदर जी हाँ, सुन लेते हैं हम। माफी चाहेंगे, हमने टोका आपको, माफी चाहेंगे। नहीं, हाँ, आपकी तो आदत है टोकने की, भाजपा टोकती है, हम बिल्कुल उसको सहन करें, कोई दिक्कत नहीं, हम सहन वाली मुद्रा में। जपिंदर जी, आज गरिमा जी, करण महाराज जी जो हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके नेतृत्व में अगर हम विजयपुरी की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से केदारनाथ चुनाव वाकई जो वहां का जनमानस भाजपा को वाकई
इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ निश्चित रूप से उस जनमानस के बीच में होना चाहिए। ये नहीं रहे, ये संवेदनशील होते उस जनमानस के बीच में रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे, निश्चित रहेंगे। आज भी उसी भरोसे के साथ। ठीक है जपेन जी, अब सुन लीजिए ना। जपिंदर जी बोल रहे, आज वाकई जो छोटे से छोटे व्यवसायी की जो कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में बात कर रही कि आप उसको वाकई उजाड़ते हैं, उसको पुनर्वास की तरफ नहीं ले जाते। वो व्यवसायी 6 महीने तीर्थ यात्रा जब चलती है गरिमा जी, आसान्वित होता है, मैं अपने परिवार को फाइनेंशियली साउंड करूंगा, छोटे से छोटा व्यवसाय। फिर आप दुष्प्रचार पे आगे अब जपेन जी ऐसे करेंगे तो थोड़ी सुन पाएंगे। जपेन जी थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट कीजिए, जल्दी से उनको बोलने दीजिए सर, वक्त कम है। जपेंद्र जी सुन लीजिए, जपेन जी आज प्लीज। वाकई आज मुखिया आके अपना क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं साहब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वो प्रतीकात्मक स्वरूप की तो बात कहीं दूर दूर तक, मैं जब बुराड़ी पहुंचा तब मुझे पता लगा कि प्रतीकात्मक स्वरूप। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है ना कि आप लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, अब जनता ने सुनिश्चित कर लिया है। आज आपके पास अंतिम वक्त था, महज कुछ मिनटों के बाद अभी प्रचार प्रसार पर रोक लग रही है। उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता सही फैसला लेगी और सही उम्मीदवार को विजेता बनाएगी। अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 2 दिन शेष और केदारनाथ विशेष, इस पर हम कर रहे थे चर्चा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताएंगे। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, आपको हम बता दें, झांसी अग्निकांड के बाद बड़ी बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, झांसी अग्निकांड के बाद बड़ी बैठक बुलाई गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महानिदेशक परिवार कल्याण भी बैठक में शामिल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अस्पतालों मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा को लेकर हो रही चर्चा। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुलाई बड़ी बैठक। लखनऊ से बड़ी जानकारी, झांसी अग्निकांड के बाद बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी बैठक बुलाई। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग बैठक में मौजूद। लखनऊ से खबर, यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से बड़ी बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई थी। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।